हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और इसमें आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं रियल नंबर क्लास 10th और ये इंग्लिश मीडियम की क्लास है सीबीएसई की। और इसमें मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्लास 10th का रियल नंबर मैथमेटिक्स में। और इससे पहले क्लास 10th का सेकंड चैप्टर हो चुका है पॉलिनोमियल, उसकी वीडियो आप यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल और उसके प्लेलिस्ट में जानते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए, उसमें आपको सारी वीडियो दिख जाएगी। तो पॉलिनोमियल चैप्टर हो गया है जो सेकंड चैप्टर था, बट उससे पहले एक चैप्टर मैंने स्किप कर दिया था और वो है रियल नंबर। तो आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप नंबर सिस्टम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। आप लोग रियल नंबर क्लास 9th में नंबर सिस्टम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं और उसमें आपने सारे नंबरों के बारे में पढ़ा है। रियल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, सारे टाइप के नंबर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। बट चूंकि आज हम रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो रियल नंबर के बारे में जरूर बता देंगे। तो रियल नंबर की जो डिफिनीशन बताई गई है आपको क्लास 9th में, उसमें आपको ये बताया गया है कि यदि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो और वो नॉन निगेटिव आता है, समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। यदि किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये तो डिफिनीशन थी। या दूसरे लैंग्वेज में मैं ये कहता था, मैं पढ़ाया हूँ आपको क्लास 9th की भी वीडियो पढ़ी हुई है नंबर सिस्टम की, वो भी देख सकते हैं, वहाँ से आप नंबर क्लियर कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये बताया गया कि कोई भी नंबर जो अभी क्लास 9th या 8th तक देखते आए हो आप, वो सारे रियल नंबर हैं। या कह लो कि यदि कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है वो रियल नंबर कहलाएगा। या थर्ड या सबसे अच्छा उसका जो डिफिनीशन ये है कि यदि कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे, रियल नंबर। और उसमें है पहला टॉपिक यूक्लिड्स लेमा। आज हमको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या पढ़ना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ध्यान से देखिएगा, आज हमको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड्स का नाम आप लोग सुने होंगे। यूक्लिड्स जनरली एक ज्योमेट्रिक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिसने ज्योमेट्री में बहुत बड़ा काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया ज्योमेट्री में। लेकिन वो ज्योमेट्री के लिए फेमस था। जो अभी तक ज्योमेट्री आप पढ़ते आए हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले, वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से ही जाना जाता है। इसी के नाम पर उसकी जो उसका नेमिंग हुआ है यूक्लिडियन ज्योमेट्री रखा हुआ है। ठीक है ना? लेकिन यूक्लिड्स ने नंबर थ्योरी में भी कुछ काम किया और यूक्लिड्स का बहुत फेमस ये थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें दो नंबरों के डिवीजन के बारे में उसने बताया है। जनरली ये जो इसने कहा, इससे पहले भी आप डिवीजन में करते आए थे लेकिन इसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया था। जैसे इसने कहा है जो बताएंगे, लेकिन पहले ध्यान से देखिए, यदि आप 15 हैं और उसको आप 4 से डिवाइड करो, कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 3 आएगा। तो आप इस 15 को लिखते थे 15 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3। अब ये जो होगा वही ए होगा यहाँ पर। ये जो होगा उसको बी बोलेंगे, ये जो होगा उसको क्यू बोलेंगे और ये जो बोलेंगे आर। ये क्यूसेंट हुआ, ये डिवाइडर हुआ, ये डिवाइडेंड हुआ और ये रिमाइंडर हुआ। तो यदि किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती थी। ये आप देखते आए, पहले से भी होता था ऐसा डिवीजन के केस में। लेकिन उसने एक स्टेटमेंट, इसी चीज को स्टेटमेंट में बोला और उसने कहा, ध्यान से देखिए, अब मैं डिफिनेशन पर आता हूँ कि लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर। यदि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हों, जैसे हमने यहाँ पर ए और बी क्या लिया है, 4 और 15, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तब हमको क्या मिलेंगे? यूनिक इंटीजर मिलेंगे, मतलब वही दो ऐसे इंटीजर मिलेंगे, मतलब उसके अलावा नहीं मिल सकता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी 3 आ रही है, आर की वैल्यू भी 3 आ रही है,
क्यू और आर के अलावा। अब इस 15 को हम यदि इस बी क्यू प्लस आर में लिखें तो क्यू हमेशा 3 आएगा, आर हमेशा 3 का। ऐसा नहीं है कि क्यू कुछ दूसरा भी आ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यू हमेशा 3 ही आएगा। यदि आप 4 और 15 लेंगे ए और बी की वैल्यू, हमेशा यही आएगा। वही यूनिक की बात कर रहा है। यूनिक मतलब क्या हुआ कि क्यू और आर जो आएगा उसके अलावा कोई दूसरा क्यू और आर नहीं आ सकता। क्यू और आर का एक ही पेयर मिलेगा। ऐसे यूनिक इसलिए वर्ड यूज किया है। यूनिक का मतलब यदि क्यू और आर एक बार में 3 और क्यू भी 3 और आर भी 3 आएगा तो कैसे भी डिवाइड करोगे और ये रिलेशन लिखोगे तो हमेशा क्यू 3 ही आएगा, आर 3 ही आएगा, इसीलिए यूनिक वर्ड लगाया। तो 2 नंबर ए और बी हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि बी ए के बराबर या ए से छोटा होना चाहिए, और उस कंडीशन में क्यू और आर ऐसे जरूर मिलेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और आर के बारे में जो इसका रिमाइंडर है उसके बारे में आपको ये कहा गया है कि रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या जो डिवाइजर होगा उसे स्ट्रिक्टली लेस होगा। मतलब ये हुआ कि ये यदि आपका बी है तो इसका जो रिमाइंडर होगा कभी भी 4 नहीं हो सकता है, 4 से छोटा ही होगा। क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2 और 3। बात समझिए। कोई भी 2 नंबर लीजिए जिसमें एक क्या हो, एक नंबर से एक नंबर छोटा हो, तो छोटे से जब बड़े को डिवाइड करेंगे आप तो देखेंगे जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा हमेशा इस मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसमें आर की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगा, समझ, रिमाइंडर नहीं आएगा तो 0 होगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता है। कुछ बात समझ में आ रही? ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं आ रही तो फिर से देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अब ले लेते हैं हम 17 और इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से। तो कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स 15 होगा रिमाइंडर। फिर यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आपका आर। ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू मतलब 17 इक्वल टू बी क्यू 15 इंटू 3 प्लस 2। ये आपका a, ये आपका b, ये आपका q और ये आपका r। ध्यान से देखिए यहाँ पर फिर जो r की वैल्यू आया वो r क्या आ गया, 2 आया। कभी भी r क्या होगा, रिमाइंडर के बराबर, सॉरी r इस डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता। मतलब रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यदि रिमाइंडर 5 आता तब तो डिवीजन चला जाता ना। समझ में आ रही बात? यदि पूरा डिविजिबल होगा कोई नंबर तब तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, अदरवाइज जो रिमाइंडर होगी उसकी पॉसिबल वैल्यू डिवाइजर से एक छोटा होगा, 0 से लेके स्ट्रिक्टली लेस देन, इसलिए यूज किया गया है। r 0 भी हो सकता है और r की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन b होगी, और b की वैल्यू जो डिवाइजर होगा ये b वो या तो a के बराबर होगा या a से छोटा, बराबर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है जैसे a और b दोनों 17 ले लीजिए, a की वैल्यू दोनों 4 लीजिए तभी भी इसको होल्ड कर जाएगा। तो फिर ध्यान से सुनिए, यूक्लिड्स ने कहा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a और b लेंगे तो उसके लिए 2 इंटीजर्स q और r यूनिकली एग्जिस्ट करने का मतलब ये हुआ कि यदि आप q और r एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस रिलेशन को, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई, उसी a और b के लिए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरा q और r नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात। यूनिक इसलिए वर्ड यूज किया है कि यदि एक बार q और r निकाल लिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो तो दूसरा q और r उसी a और b के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। a और b जब चेंज करेंगे तब q और r चेंज होगा, लेकिन यदि a और b वही रखते हो तो q और r किसी भी केस में कैसे भी उसको डिवाइड करो हमेशा एक ही मिलेगा, यूनिक मिलेगा। यूनिक मतलब दूसरा और कोई नहीं हो सकता है जो एक ही a और b के लिए इस ऐसे 2 रिलेशन बन जाए। नहीं, यदि a और b सपोज दैट, फिर से ध्यान से सुनिए ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि a की वैल्यू आप लेते हैं 16 और b की वैल्यू लेते हो 3, तो जो q और r आएगा, ध्यान से देखिए, q और r की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर पहले केस में जो आ जाएगा वही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर a 16 और b 3 ले लेने पर यहाँ q और r चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा भाई। जो यहाँ निकालोगे वही यहीं आएगा। यूनिक इसलिए वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा और रिमाइंडर r 1 आएगा। तो
आप कैसे भी डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, आर आएगा, ऐसा सॉरी रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा, 3/5 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। और यही क्यू और आर हमेशा आएगा, ऐसा नहीं कि क्यू और आर इसी ए और बी के लिए क्यू और आर दूसरा भी आ जाए, इसीलिए ये क्या किया गया है यहाँ पर यूनिक वर्ड यूज किया गया, ठीक है। अभी मैं बता रहा था कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है, ए के बराबर भी हो सकती है और ए से छोटा भी हो सकता है। आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है और उस डिवाइजर से एक छोटा होगा हमेशा। तो ये बात अब समझ में आ गई होगी। और फिर एक बार इसको हम बता देते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड्स कहता है, ठीक है, कि ए और बी यदि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हमेशा उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो इंटीजर अलग से क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे जो इस टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसमें आपको बता देना चाहते हैं ये होता है डिवाइडेंड। क्या होता है, डिवाइडेंड। ये होता है आपका डिवाइजर, ये होता है आपका क्वोशेंट और ये होता है आपका रिमाइंडर। तो ये रिलेशन आप पहले से पढ़ते आए हो कि डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन आप पहले से पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात है, बोलो ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि दो ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए हमेशा दो इंटीजर क्यू और आर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर जो बी की पॉसिबल वैल्यू हो ए के बराबर भी हो सकती है कि छोटी होगी, और जो आर है वो हमेशा क्या होगा 0 और बी से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब एक चीज़ तो पता चलेगा कि रिमाइंडर हम पहले से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ए ले लीजिए 16 और बी ले लीजिए, डिवाइजर ले लीजिए आप 3, तो आप ये जरूर बता सकते हो कि या आपको पास डिवाइजर मालूम है, क्या मालूम है, डिवाइजर मालूम है, भले ही डिवाइडेंड ना मालूम है। ध्यान से सुनिए, आपको डिवाइजर मालूम है लेकिन भले ही आपको डिवाइडेंड ना मालूम है, तभी भी आप आर के बारे में बता सकते हैं कि आर क्या होगा, ठीक है ना। तो आर की पॉसिबल वैल्यू होगी 0, 1, 2, ठीक है ना, ये पॉसिबल वैल्यू होगी क्योंकि आर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी इस डिवाइजर से क्या होगी, छोटी होगी, 0 से 1, 2 तक होगी। क्लियर होगी बात। तो आर के बारे में आप पहले से केवल आप डिवाइजर को देखकर ही बता सकते हैं कि आर क्या क्या हो सकता है। तो ये तो था यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप पढ़ना है, लेकिन निगेटिव इंटीजर पर भी होता है और ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं पढ़ाना नहीं चाहता, ठीक ना। तो हम यहाँ तक समझ लिए कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से देख लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए दो इंटीजर इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, यूनिकली एग्जिस्ट करेंगे, मतलब क्यू और आर के अलावा जो क्यू और आर पहले केस में निकाल लिए उसके अलावा दूसरा क्यू और आर हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब यूनिकली क्यू और आर ऐसे मिलेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही बात। इसमें ए डिवाइडेड, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशेंट और आर क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। और ये आप लोग पढ़ते आए, ठीक। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे जिसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको देख लीजिए अब आगे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिख रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन या एग्जाम्पल इस पर इलस्ट्रेट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है so that any positive integer, so that any positive odd integer, क्या है, odd integers is a
इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। चलिए अब ये हम देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सब इंटीजर। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कोई भी यदि ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो उसका फॉर्मेट या 4q + 1 में होगा या 4q + 3 में होगा, जहां q क्या है, एक इंटीजर्स है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से आएंगे, उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि a पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक ना, मान लेते हैं लेट a b एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक ना। हमने क्या लिया, a को एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब क्या करेंगे, और इस तरह से लेंगे कि जो यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर a को तो जो ये क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा इंटीजर होगा, यहाँ पर ऑड की जगह इवन भी लिख सकता था, तो इवन होता है तो a को क्या मानते, इवन मानते। लिखना ध्यान से सुनिए, इसको लिखने में ही सारी करामात है, इसमें जो भी टेक्निक है लिखने में है। तो जो पूछेगा ऑड इस फॉर्मेट में है तो ऑड मान लेंगे, इवन का आता है तो इवन मान लेते, मान लिए। इसके बाद से जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ कह रहा है कि इस फॉर्मेट में, तो उसमें a तो आपको मालूम हो गया और b मान लीजिए 4, क्या मान लीजिए, b 4। मतलब ये हुआ कि अब a में और 4 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिए, a तो मान लिए और यहाँ पर आल्सो लेट b = 4, b को हम क्या मान लेंगे, 4। यदि मान लीजिए यहाँ 6q + 1 रहता है ना, तो b की वैल्यू क्या मानते हैं, 6 मान लेते हैं। यदि 3q + 1 होता है तो b की वैल्यू क्या मानते हैं, 3 मानते हैं। ये क्या मानना होता है, जिस भी इंटीजर को इस फॉर्मेट में कह रहा है, यदि ऑड को कह रहा है तो a ऑड मान लेंगे, यदि इवन होता है यहाँ पर तो a को इवन मान लेते हैं। अब हमने a भी हमारे पास है और b भी मालूम है, और a और b में क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक ना। तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, बताओ, a = a क्या हो जाएगा, 4q + r, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये तो a ही है, b की जगह क्या लिख देंगे, जो भी यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसमें b की जगह 4 रख देंगे, q की जगह q ही रहेगा, r की जगह r रहेगा। अब यहाँ पर जो r होगा, अभी बताया था, r की जो पॉसिबल वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 4 से छोटा है, क्योंकि थ्योरम में लिखा हुआ है जो r की पॉसिबल वैल्यू होती है वो क्या होती है, b से स्ट्रिक्टली लेस होता है। 0 से तो स्टार्ट होता है लेकिन b से स्ट्रिक्टली लेस, तो 4 से स्ट्रिक्टली लेस होगा, ठीक है। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ये हो जाएगा। अब ना आल्सो, अब यहाँ पर लिखिए, ये हो गया। अब देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, ये बताइए, यदि r यहाँ से है तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यू r की क्या निकल के आ जाएगी, 0 1 2 3, यही ना आएगा, बोलो। r इंटीजर होता है, आप देखोगे थ्योरम में r इंटीजर होता है, तो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाला इंटीजर क्या आएगा, r 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा इंटीजर 1, 1 से बड़ा इंटीजर 2, 2 से बड़ा इंटीजर 3, 3 से बड़ा इंटीजर 4, लेकिन 4 तो लेना नहीं है क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली लेस है। क्लियर हो गई, r हो गया। अब जब r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 हो गया तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 4q। जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो 4q आएगा, r की वैल्यू 1 रखोगे तो 4q + 1 आएगा, r की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4q + 2 आएगा, और r की वैल्यू
यदि आप 3 रखोगे तो 4q प्लस 3 आ जाएगा। आ गया? तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगा? 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो, कोई भी नंबर इवन कब होता है भाई? कोई भी नंबर इवन कब होता है? कोई भी नंबर इवन जब होता है जब वो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ दो नंबर, एक 4q और एक 4q प्लस 2, ये दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, और 2 से डिविजिबल हो जाएंगे तो ये इवन होंगे। तो इवन होगा तो ये क्या बचेगा? ऑड होगा, है ना? अब लिखो, बट 4q एंड 4q प्लस 2 since 4q, यहाँ पर लिखना पड़ेगा since a is odd positive integer, therefore a इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? a इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1 और क्या हो जाएगा? 4q प्लस 3। यहाँ पर रीजन लिख लीजिएगा, बिकॉज 4q एंड 4q प्लस 2 आर इवन, ठीक है ना? क्योंकि इवन होगा, और चूंकि पहले ही क्वेश्चन में दिया है a तो क्या है? a ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑड में क्या हो जाएगा? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? यही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। therefore any positive odd integers is written in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3। ठीक है ना? बोलिए, बात में समझ में आ रहा है? पूरा प्रोसीजर हमने आपको बताया। फिर से देख लीजिए, दिया हुआ था कि आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को दिखाना था कि वो पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्मेट में होगा या तो इस फॉर्मेट में होगा। तो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हमने ए को मान लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और बी को 4 मान लिया। तुम कहोगे कि सर बी 4 कैसे हो जाएगा? तो जो क्वेश्चन होगा उसको देखकर बी की वैल्यू हम कैसे करेंगे? क्योंकि 4q प्लस 1 4q प्लस 3 में दिया था, इसलिए बी की वैल्यू हमको 4 मानना पड़ेगा, ठीक है ना? यदि यहीं पर 3q प्लस 1 होता है तो बी की वैल्यू 3 मानते, 6q प्लस 1 होता है तो बी की वैल्यू 6 मानते, ठीक है? अब जब b 6 हो गया और a पॉजिटिव इंटीजर होगा तो a और b में इक्वली डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। नाउ बाय इक्वली डिवीजन लेमा अब क्या कर दोगे? a b q r, a इक्वल टू b q प्लस r, और r की तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बताओ? लिखा है r की तो पॉसिबल वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से सॉरी 4 से छोटी होगी, और पॉसिबल वैल्यू r आ जाएगा 0 1 2 3। अब जब इसको रख देंगे यहाँ पर r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, तो हम देखेंगे कि जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a हो जाएगा वो क्या होगा? 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3 आ जाएगा। और क्योंकि a ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑड वाले लेंगे केवल, क्योंकि ये तो 4 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो इवन है, ये भी 2 से डिविजिबल है, दोनों टर्म 2 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यदि किसी भी एक्सप्रेशन में सारे टर्म 2 से डिविजिबल तो पूरा 2 से डिविजिबल होगा, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ये दोनों 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन होंगे। और चूंकि पहले से ए ऑड मान चुके हैं तो ऑड में यही तो दोनों लेंगे, ये दोनों लेके चलेंगे, और चूंकि ऑड हो जाएंगे ये हमने लिख भी दिया है कि बिकॉज 4q और 4q प्लस 2 आर इवन, ये दोनों के दोनों चूंकि इवन है, इसलिए अब यहाँ पर हमने लिखा है पूरा सॉल्यूशन का कंक्लूजन कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इन्हीं दोनों के फॉर्म में लिखा जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, मतलब है बट ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए ये हो गया, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आराम से देखिए, बहुत समझा को आपको बताए हैं, ठीक है ना?
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बहुत टाइम लग रहा है समझाने में, ये कठिन भी है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे हटे रिमाइंड कर लीजिए वीडियो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िए। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है, एनसीईआरटी में भी है, शायद में भी देख लीजिएगा। सो दैट every positive even integers is of the form इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ये आसान क्वेश्चन, वैसे ही कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन सो दैट द स्क्वायर so that the square of any positive integers is of the form 3m or 3m plus 1 for some इंटीजर। चलिए भाई, अब कह रहा है कि दिखाना है हमको कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो इस फॉर्मेट में होगा या तो इस फॉर्मेट में होगा। ध्यान से देखिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्मेट में होगा, एन के फॉर्मेट में होगा। चलो भाई, अब आ गया, तो यहीं से दिख रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इसका मतलब ये हुआ यदि कोई इंटीजर हम लेट करेंगे तो वो एनी इंटीजर मानेंगे, ना इवन मानेंगे ना ऑड मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, अब बी क्या मानना होगा? तभी बताया थे, ये जो बगल में दिखे वही मान लो, 3 मानना होगा, ठीक ना। लेट ए बी एंड बी इक्वल टू 3। अब ए में और बी 3 में क्या करेंगे? तो यहां पर हम देख रहे हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी की वैल्यू क्यों हमने 3 माना? अभी मैं बता रहा था, क्वेश्चन को देखकर बी को सपोज करना है। क्वेश्चन में जो इसके बगल में होगा उसी को मान लिया जाएगा, समझ मेरी बात। तो यहाँ पर हमने देखा कि बी की वैल्यू 3 होगा और ए एनी पॉजिटिव इंटीजर इसलिए माना, क्वेश्चन में एनी पॉजिटिव इंटीजर ही दिया है। अब इन दोनों में इंक्लूड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे, तो नाउ बाई Euclid's लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू बी, बी मतलब 3q प्लस r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी भाई? r की पॉसिबल वैल्यू होगी, हो जाएगी, r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0 होगा और b से छोटा होता है तो ये हो जाएगा। Therefore possible value of r कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। पॉसिबल वैल्यू r क्या होगा? 0 1 2 हो जाएगा। Therefore यदि r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 होगी तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? Therefore पॉसिबल वैल्यू ऑफ a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू 0 रख दोगे तो 3q आएगा, r की वैल्यू 1 रख दोगे तो 3q प्लस 1 आएगा, और r की वैल्यू 2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? 3q प्लस 2 आएगा, ठीक है।
ये तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए निकल के आ गया। अब केस बनाएंगे। अब देखो यहीं तक छोड़ नहीं देना है, क्योंकि स्क्वायर्स बोला है। अभी तो हम एनी पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट किए हैं। ये क्या निकला है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्मेट में होगा, या तो इस फॉर्मेट में होगा, या तो इस फॉर्मेट होगा। लेकिन चूंकि कह रहा है कि उसका स्क्वायर का फॉर्मेट इसमें होगा, ये दिखाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 केस बनाना होगा, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। तो पहला केस है केस फर्स्ट, और यहाँ ए इक्वल टू हम क्या लेते हैं, 3q लेते हैं। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। और इस 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये बताओ, ये q क्या था, इंटीजर था, तो q स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और q स्क्वायर का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। तो फाइनली ये इंटीजर आ गया, ये इंटीजर आ गया। इसका मतलब इसको कोई दूसरा इंटीजर लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 और m लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 3m। अब यहाँ लिख लेते हैं where m is equal to 3q plus 3q square, ठीक है ना, इस एन इंटीजर्स, ठीक है। भाई ठीक है कि q इंटीजर था तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और q स्क्वायर इंटीजर होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा। तो हम इसको m तो मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में m दिया है तो इसको m मान लेंगे, और कुछ दिया होता है तो वहां पर वही मान लें। 3m हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर को हम 3m इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए केस सेकेंड पे आते हैं। केस सेकेंड में a की वैल्यू क्या मानेंगे, ये वाला देखते हैं, इसका स्क्वायर क्या आता है। ये 3q आ गया, अब स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर देखो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आगे लिखेगा तो क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब क्या करो, अब ये लाइन ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर ये आ गया। अब इसका स्क्वायर जब करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर 1, और 2ab होता है तो 2ab करोगे तो 6q आ जाएगा। अब क्या करोगे, इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर, 6q प्लस 1। तो यहाँ से देखेंगे कि आप इन दोनों में से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो गया। अब ये बताओ ये क्या होगा, q स्क्वायर, q इंटीजर तो q स्क्वायर इंटीजर, q स्क्वायर इंटीजर तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंटीजर, q इंटीजर तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंटीजर, दोनों टर्म इंटीजर तो दोनों का सम करोगे तो इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर, इसको m फिर लिख सकते हैं 3m प्लस 1। तो फिर यहाँ पर दिखा कि एक इंटीजर जो इस फॉर्मेट में था 3q प्लस 1, लेकिन जब उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी 3m प्लस 1 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया आपका कि दूसरे जो ये क्या था, एक इंटीजर था लेकिन इसका स्क्वायर भी 3m प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ये, और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जगह मिल रही है देखने के लिए, जगह तो मिल रही है। अब तीसरा केस है केस थर्ड, देखिएगा ए की वैल्यू कितना 3q प्लस 2, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर कर लें, ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, और यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए, देखिए 9q स्क्वायर, ये 12q यहाँ ले लिए, और इस 4 को 3 प्लस 1 में कन्वर्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं कितना 3। तो जब 3 कॉमन करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा कितना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1।
अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं बन रही है। ये बताइए, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? चलिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूँ आपके वीडियो को। ये आ गया। तो ये बताइए, क्यू इंटीजर था तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा। क्यू स्क्वायर का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा इंटीजर आ गया। क्यू और 4 क्यू क्या होगा? इंटीजर होगा, और वह इंटीजर है। ये तीनों टर्म इंटीजर, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर यहाँ पर जगह कम है, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3, और इसको पूरे को मान सकते हो आप m प्लस 1। तो हम देख रहे हैं ये तीसरे नंबर का जो इंटीजर था, इसका स्क्वायर भी 3m प्लस 1 भी कन्वर्ट हो गया। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे। और यहाँ जगह नहीं है, आप यहाँ पे लिखिए वेयर m इक्वल टू कितना है? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। फिर से एक बार देखिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आप में दिए हुए हैं, तो उसको ध्यान से आप देखेंगे तो मे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, घर पे एक बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा। देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूफ करना है कि किसी भी इंटीजर का यदि स्क्वायर करोगे तो वो या तो इस फॉर्म में आएगा, तो या तो इस फॉर्म में आएगा। इसीलिए हमने a को क्या लिया? एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। b को हमने 3 इसलिए लिया, क्वेश्चन में आपको देखकर पता चल रहा है कि b की वैल्यू 3 लेना है। और उसके बाद a और b यदि मालूम हो गया तो हमने a और b में इंक्लूड डिवीजन लेमा अप्लाई कर लिया। अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो b की वैल्यू 3 है तो 3q प्लस आर आ जाएगा। क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? 0 और 3 के बीच में आएगा। 3 नहीं होगा, 0 होगा लेकिन 3 नहीं होगा। मतलब पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या आ जाएगा? 0। r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ा इंटीजर 1, 1 से बड़ा इंटीजर 2, 2 तक जाएगा क्योंकि 3 r की वैल्यू नहीं होगी। अब जब पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0 1 2 आ गया, तो इस r की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a क्या आ जाएगा? 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। 0 रखोगे तो 3q, 1 रखोगे तो 3q प्लस 1, 2 रखोगे तो 3q प्लस 2 आ गया। अब ये तो अभी इंटीजर्स आया है, एन इंटीजर आया है, लेकिन अभी तो स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर से बोला है। यहाँ क्या बोला? स्क्वायर पूछ रहा है। तो अब पहला केस ले लेंगे a इक्वल टू 3q और इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर, ये 9q स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन होगा तो 3q स्क्वायर। क्योंकि q इंटीजर था तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 3 इंटू क्यू स्क्वायर इंटीजर, तो इसको हम m लिख सकते हैं क्योंकि m इंटीजर है। इसमें क्या है? m इंटीजर है। तो चूंकि ये इंटीजर आ गया तो हम इसको m लिख सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन में दिया है कि m इंटीजर है तो हम इसको m लिख सकते हैं। हमने लिख भी दिया है वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर। मतलब पहले जो ये नंबर आया था इसका स्क्वायर 3m के फॉर्मेट में आएगा, आ गया है। अब दूसरा जो है 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे। a इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। अब इन दोनों टर्म को एक साथ कर लो, कर लेंगे। यहाँ पर कर लिए ना, इसको इन दोनों को एक साथ कर लिए, 1 बगल में है ही है, a स्क्वायर का a स्क्वायर, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर का a स्क्वायर, और इसमें इन दोनों को एक साथ करना था, कर लिए। अब इन दोनों में से 3 कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये फिर आ गया है। क्यों आ गया? q इंटीजर तो q स्क्वायर इंटीजर, q स्क्वायर इंटीजर और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इंटीजर। तो ये टर्म इंटीजर था और ये भी टर्म इंटीजर, दोनों का जोड़ोगे तो ये पूरा होल इंटीजर आएगा। तो इसको भी m हम लिख सकते हैं क्योंकि जब ये इंटीजर आएगा और m इंटीजर है तो इसको भी हम लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर 3m प्लस 1 में आ गया। इसी तरह जो तीसरा वाला है a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसका भी स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इसको फिर ये लाइन यहाँ पर हमने लिख दिया a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9q स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, और 2ab निकालोगे तो ये 12q हो गया। अब 9q स्क्वायर और 12q को एक साथ ले लिया, इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और इन तीनों में से हम 3 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा। और फिर यहाँ पर तीनों टर्म चूंकि इंटीजर आएंगे क्योंकि q इंटीजर है तो फाइनली ये भी इंटीजर होगा, तो इसको हम m लिख सकते हैं। तो
तो इसको हमने m लिख दिया, तो 3m + 1 में कन्वर्ट हो गया। मतलब हम देख रहे हैं कि जो a की तीनों वैल्यू आई थी उसकी स्क्वायर या तो इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में, दो ही फॉर्मेट में आ रहा है। नंबर 3 आया, लेकिन इसका स्क्वायर जब कर रहे हैं तो दो ही में आया है, एक 3m में आया है और 3m + 1 में दो कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो या तो 3m में आएगा या तो 3m + 1 में आएगा। ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, कल मैं फिर आऊँगा ऐसे क्वेश्चन लेकर। और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। और इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से देखिए, एक बार नहीं 2 बार, बहुत समझा के हमने बताया है, समझ में आ रही बात है। और इसको अच्छे से देख लेंगे तो हमको लग रहा है कि आपका कंसेप्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब जो चैनल है उसको लाइक करिए और बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हों या ना पढ़ते हों दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और आप भी लाभ उठाइए घर बैठ कर, आपका समय बर्बाद ना हो लॉकडाउन की वजह से, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद। ओके।